पाकिस्तान को दो टुकड़े हुए अभी एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। कायद-ए-आज़म का तस्वुर, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान भी शामिल था, अब तारीख के एक बंद वर्क में दफन हो चुका था। ढाका की फिजाओं में आज़ादी के जश्न की रोशनी थी, सड़कों पर परचम लहराए जा रहे थे और हर चेहरा नए मुल्क की उम्मीद से चमक रहा था। लेकिन इसी शहर में, इसी जश्न के बिल्कुल दरमियान, एक पुरानी इमारत के बंद कमरे में जिंदगी और मौत सामने खड़ी थी। एक छोटा सा कमरा था, जहाँ चंद लोग सांस तक आहिस्ता ले रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद नहीं, बल्कि बाहर से ताला लगा हुआ था, ताकि देखने वालों को लगे कि घर खाली है। अंदर मौजूद लोग जानते थे कि अगर उनकी मौजूदगी का जरा सा भी इल्म हो गया, तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। वो बिल्कुल खामोश थे और इंतजार कर रहे थे, शायद किसी मौजिज़े का। मगर किस्मत ने उनके लिए कोई मौजिज़ा नहीं लिखा था। उनका अपना ही चौकीदार, जिस पर भरोसा था, गद्दार साबित हुआ। उसने बांग्लादेश आर्मी को इत्तला दी कि इस बंद कमरे के अंदर रियासत के असल दुश्मन छुपे हुए हैं। वक्त गुजरता रहा और फिर वो खौफनाक लम्हा आ गया, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। बाहर सड़क पर फौजी ट्रक्स के रुकने की भारी आवाज गूंजी। भारी बूटों की टप-टप और हथियारों की खड़खड़ाहट ने अंदर बैठे हुए लोगों के दिल चीर कर रख दिए। उनके लिए ना ईद थी, ना आज़ादी का जश्न। उनके लिए सिर्फ मौत का फरमान था। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से वफादारी की थी और इसी वफादारी की कीमत उन्हें बांग्लादेश की गलियों और सड़कों पर चुकानी पड़ी। उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें बेरहमी से कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें कचरे के ट्रक्स में भरकर शहर से बाहर फेंक दी गईं, जैसे वो इंसान नहीं, कोई बेकीमती बोझ हो। और यहाँ से इस कहानी का वो पहलू शुरू होता है जो सिर्फ 1971 तक महदूद नहीं। इस कहानी की जड़ें और गहरी हैं, सदियों पुरानी। ये जड़ें उस बिहार की मिट्टी में धसी हुई हैं जहाँ से इन लोगों ने अपनी पहली हिजरत की थी, जहाँ से उनकी पहचान, उनकी वफादारी और उनका जुर्म सब साथ साथ चलने लगे। इस पूरी कहानी के पीछे छुपी असल हकीकत और तारीख के उस भूले हुए पहलू से आपकी शनासाई करवाने के लिए मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। 1930 की दिहाई के आखिर तक बिहार की सियासी हालात जहर बन चुके थे। 1937 के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस ने हुकूमत संभाली, तो फैसले सिर्फ हुक्मरानी के नहीं रहे, बल्कि अपनी पहचान और पहलू बदलने लगे। स्कूल में वंदे मातरम का निफास और उर्दू को साइड पर रखकर हिंदी को बरकरार रखना बिहारी मुसलमानों के लिए सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं था, बल्कि अपनी सकाफत पर सीधा वार था। इस बेचैन माहौल में मुस्लिम लीग ने उनकी आवाज बनने की कोशिश की और 1938 में पटना के तारीखी इजलास में कायद-ए-आज़म का पुरजोश इस्तकबाल इस बात का सबूत था कि मुसलमान अब खामोश रहने को तैयार नहीं थे, मगर असल क़यामत अभी लिखी जा रही थी। 1946 में कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे पर भड़कने वाली आग ने बिहार तक पहुंचते-पहुंचते कत्लो-गारत की शक्ल इख्तियार कर ली। 25 अक्टूबर 1946 को जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, बिहार की जमीन पर मौत का नंगा नाच शुरू हो गया। 15,000 से 20,000 तक का हिंदू मॉब मुसलमान बस्तियों पर टूट पड़ा। यूसुफ गरामी, जो उस वक्त सिर्फ 7 साल का बच्चा था, जब भी उस रात को याद करता तो उसका जिस्म कांप जाता है। उसके दादा ने तो घर की छत पर बंदूक बॉर्डर खड़े कर दिए थे, लेकिन हर घर के पास न बंदूक थी, न बचाने का कोई जरिया। तलहारा और काको जैसे इलाकों में मस्जिदों के अंदर लोग कत्ल किए गए, मासूम बच्चों को दीवारों से पटका गया और औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। सिर्फ 12 दिनों में तकरीबन 20,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। ये पार्टीशन से पहले का सबसे बड़ा कत्लेआम था, जिसके बाद बिहारियों को यकीन हो गया था कि इस धरती पर उनका मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। और जब मुस्तकबिल का असर नजर आना बंद हो जाए, तो इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हिजरत। मगर हिजरत सिर्फ शहर बदलने का नाम नहीं होता, ये यकीन के साथ अपनी पूरी जिंदगी उठाकर चल देने का फैसला होता है। बिहार के खूनी फसादात ने मुसलमानों के दिलों में ये बात गहरी कर दी थी कि अगर कहीं मुस्तकबिल है, तो सिर्फ उस नए मुल्क में जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने दिखा और जिसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हकीकत बनाया। 1946 के फसादात के बाद बिहार के मुसलमान दो राहों पर खड़े थे। कायदे आजम ने उनकी हिफाजत के लिए खास ट्रेनें चलवाई, जिसके जरिए तकरीबन 3,000 खानदान कराची पहुंचे, मगर एक बहुत बड़ी तादाद, जो 5 लाख से ज्यादा थी, मशरकी पाकिस्तान का रुख कर गई। उन्हें ये यकीन था कि ये जमीन उनकी अपनी है, जहां उन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल नहीं किया जाएगा कि वो मुसलमान हैं या उर्दू बोलते हैं। शुरू के सालों में ये यकीन टूटे बगैर कायम रहा। बंगालियों ने बिहारी मुहाजिरीन का खुले दिल से इस्तकबाल किया, उन्हें मुहाजिर का दर्जा मिला और दोनों कौमों ने मिलकर नई रियासत की बुनियाद मजबूत की। रेलवेज हो या मिल्स, दफ्तर हो या कारखाने, बिहारियों ने अपनी मेहनत से मशरकी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। दोनों तरफ शादियां हुई, रिश्ते बने और ऐसा लगा जैसे वक्त के साथ हर फासला मिट जाएगा। मगर सियासत कभी किसी जज्बात का लिहाज नहीं करती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया के तंज आमिज रवैयों ने बंगालियों के अंदर एहसास महरूमी को जन्म दिया। 1952 में जब उर्दू को वाहिद कौमी जबान करार दिया गया, तो बंगाली इस फैसले को अपनी सकाफत पर हमला समझने लगे। बिहारी जो उर्दू बोलते थे, अनजाने में इस लसानी तजाने का चेहरा बन गए। फिर 1970 का इलेक्शन आए। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी अक्सरियत हासिल की, मगर जब इख्तियार मुंतकिल ना हुआ, तो सियासत की वो चिंगारी बढ़ी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मशरकी पाकिस्तान को आग में धकेलने लगी और इसी आग में सबसे पहले जलने वालों में बिहारी शामिल थे। मार्च 1971 में जैसे ही ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ, हालात ने अचानक खूनी रुख इख्तियार कर लिया। मुफ्ती बहिनी, जो बांग्लादेश की अलहदगी की जंग लड़ रही थी,
ان के लिए हर वो शख्स दुश्मन था जो उर्दू बोलता था या पाकिस्तान की सालमियत का हामी था। ढाका, चिटागोंग, जिसोरे और खुल्लन जैसे शहरों में बिहारी बस्तियों पर हमले आम हो गए और घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे, बल्कि मौत का इंतजारगाह बन गए। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक मुफ्ती महीने के अफराद घरों में घुसकर एक ही जुमला बोलने पर मजबूर करते, जो ए बंगला। जो लोग अपने उर्दू लहजे की वजह से पहचान लिए जाते, उन्हें सड़कों पर गोली मार दी जाती। मासूम बच्चों को उनकी माओ के सामने कत्ल किया गया। और ये सब किसी जंग का हिस्सा नहीं लगता था, बल्कि एक ऐसी नंगी नफरत थी जो इंसानियत को कुचल रही थी। बिहारियों ने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया, रजाकार बने और इसी वफादारी ने उन्हें बंगालियों की नज़र में सबसे बड़ा गद्दार बना दिया। फिर 16 दिसंबर 1971 का दिन आया। जनरल नियाज़ी के हथियार डालते ही ढाका सुकूत कर गया। लेकिन बिहारियों के लिए ये दिन सिर्फ शिकस्त का नहीं, क़यामत का ऐलान था। पाकिस्तान आर्मी अपने कैंप्स में महफूज हो गई, मगर उनके साथ देने वाले बिहारी खुले आसमान के नीचे रह गए। 17 दिसंबर की सुबह ढाका की गलियां लाशों से भरी हुई थी। वीडियो के आगाज में जिस खानदान का जिक्र हुआ था, जो दरवाजे पर ताला लगाकर छुपा बैठा था, उनका अंजाम भी इसी जुल्म से जुदा न था। फौजी ट्रक से उन्हें ढूंढ निकाला, मर्दों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई और औरतों के साथ जो हुआ वो तारीख का स्याह तरीन बाब बन गया। कचरा उठाने वाले ट्रक्स में इंसानी लाशें भरकर नदियों में फेंकी जाती रहीं। इन लोगों का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस मुल्क का साथ दिया जिसके लिए उन्होंने 1946 में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, मगर अपना वो मुल्क उनका था और ना ही ये धरती। 1971 की जंग अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश एक नई रियासत के तौर पर उभर चुका था, लेकिन बिहारियों का इम्तिहान यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जंग के बाद तकरीबन 3 लाख से ज्यादा बिहारी मर्दों, औरतों और बच्चों को ढाका और दीगर शहरों में मजबूरन उन जगहों पर धकेल दिया गया जिन्हें आज जेनेवा कैंप्स के नाम से जाना जाता है। ये कैंप्स पनाहगाह नहीं थे, बल्कि ऐसे कैद खाने थे जिनकी दीवारें नजर नहीं आती थी। आज भी हजारों लोग 8 बाय 8 के छोटे कमरों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ एक ही कमरे में कई नस्लें सांस लेने पर मजबूर है। न साफ पानी मैसर है, न मुनासिब तालीम और न ही सेहत की बुनियादी सहूलत। इन लोगों को एक नया नाम दे दिया गया है, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज, जैसे उनकी पहचान सिर्फ एक लफ्ज तक महदूद कर दी गई हो। उनका गुनाह सिर्फ वफादारी था और उनकी सजा बेवतनी। इन लोगों ने पाकिस्तान जाने के लिए बरसों तक दरख्वास्तें भेजी, रेड क्रॉस के जरिए खत लिखे और हर मुमकिन दरवाजा खटखटाया, मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। इस खौफ से कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद मुआशी और लिसानी मसाइल पैदा कर देगी, जिनके लिए ये लोग अपनी जान, इज्जत और घर कुर्बान कर चुके थे। वही रियासत उन्हें नजरें चुराकर गुजर गई। इससे भी ज्यादा दर्दनाक हकीकत यह है कि बांग्लादेश भी उन्हें अपना समझने को तैयार नहीं। उर्दू बोलने की वजह से वो मशकूक ठहरे और पाकिस्तान से वफादारी की वजह से कत्ल किए गए। आज भी इन्हीं कैंप्स में रहने वाले कई बुजुर्ग अपने जेबों में 1971 से पहले के पाकिस्तानी सिक्के और पुराने पासपोर्ट संभाल कर रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी कोई मुल्क, कोई जमीन उन्हें फिर से अपना कह दे। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं रहती, बल्कि एक सवाल बन जाती है कि वफा का सिलसिला अगर बेवतनी हो, तो फिर गद्दारी और इंसानियत के मायने क्या रह जाते हैं। तारीख बयान करने का असल मकसद सिर्फ वाकया गिनवाना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आने वाली नस्लें उन जख्मों से सबक सीखे जो माजी ने छोड़े हैं। बिहारियों का सानिया हमें ये समझाता है कि लिसानी तासुब जब दिलों में घर कर लेती है, तो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। जब लोगों को उनकी जबान, रंग या इलाके की बुनियाद पर तोलना शुरू कर दिया जाए, तो फिर जुल्म सिर्फ एक अमल नहीं रहता, बल्कि एक रिवायत बन जाता है, जहाँ मासूम बच्चों पर रहम करना भी बोझ महसूस होता है। बिहारी मुसलमानों की दास्तान असल में 2 मरतबा हिजरत और 2 मरतबा धोखे की दास्तान है। पहली दफा उन्हें जब बिहार में उनकी मजहबी पहचान की वजह से मारा गया और दूसरी दफा बांग्लादेश में उनकी पाकिस्तानी वफादारी की वजह से जलील किया गया। उन्होंने एक नजरिए पर यकीन करते हुए अपनी नस्लें कुर्बान कर दी, मगर बदले में उन्हें सिर्फ कैंप की बुटी हुई जिंदगी मिली। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कहानी को सिर्फ याद न रखें, बल्कि समझें। नफरत कभी किसी मसले का हल नहीं होती। जब तक हम लिसानी और इलाकी तासुब से ऊपर उठकर इंसान को सिर्फ इंसान नहीं देखेंगे, जब तक तारीख हर दौर में अपनी लाशें उठाने के लिए नए ट्रक्स तैयार करती रहेगी। अगर हम वाकई चाहते हैं कि 1971 जैसे सानियात दोबारा जन्म ना लें, तो हमें अपने दिलों से लिसानी, इलाकी और कबीलाई नफरत निकालनी होगी। हमें इंसान को सिर्फ उसकी पहचान से नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की कीमत से तोलना सीखना होगा, ताकि फिर कभी कोई मासूम खानदान ईद के दिन अपने घर में ही दरवाजा बंद करके सिर्फ इसलिए सांस ना रोके कि बाहर उसकी वफादारी का हिसाब लिया जा रहा है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इसने आपके दिलों में कोई सवाल छोड़ दिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।